हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं समाजशास्त्र की विशेषता क्या है। इससे पहले के दो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो जा कर के चैनल पर आप देख सकते हैं, जिसमें समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र का अर्थ, समाजशास्त्र का परिभाषा बताया गया है। और दूसरा वीडियो जो है समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में बताया गया है, समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में बताया गया है। और इस वीडियो में हम बताएंगे समाजशास्त्र की विशेषता। साथ साथ आप यदि नोट्स बनाते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, अन्यथा बहुत ही कम समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और देखिए, ये अध्ययन की दृष्टि से ना ही बहुत छोटा है कि आप इसको जो है परीक्षा में लिखते हैं तो नंबर नहीं मिलेगा, और ना ही इतना बड़ा लिखा गया है कि आप इसको याद ही ना कर पाएँ, आपको बोरिंग लगने लगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और नोट्स आप इससे बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो समाजशास्त्र की जो विशेषता है, यानी किसी भी समाज का निर्माण कुछ तत्वों के आधार पर होता है। यानी कोई भी समाज हो, उसका निर्माण कैसे होता है, कुछ तत्वों के आधार पर होता है। जैसे किसी घर वगैरह या मकान का या फिर कहीं झोपड़ी का निर्माण करना है तो उसमें बहुत सारी वस्तुएं लगती हैं, यानी बहुत सारे तत्व लगते हैं। जैसे मकान बनाना है तो मोरंग, गिट्टी, बालू, सीमेंट आदि लगते हैं। उसी प्रकार से छप्पर बनाना है, उसी प्रकार से यानी कोई भी समाज है तो वो उसका भी जो निर्माण होगा कुछ तत्वों के आधार पर ही होता है। इन्हीं तत्वों को हम समाज की विशेषता कहते हैं। क्या कहते हैं? समाज की विशेषता कहते हैं। तो इसमें देखिए, जो पहली विशेषता है सामाजिक संबंध। क्या है? सामाजिक संबंध। नहीं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तथा परस्पर विभिन्न प्रकार के व्यवहार करते हैं। एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यवहार करते हैं। अतः समाज की संकल्पना या कल्पना सामाजिक संबंधों के बिना संभव नहीं। यानी जो समाज की कल्पना है वो सामाजिक संबंधों के बिना संभव ही नहीं है। यानी पिता का पुत्र का संबंध, पति पत्नी का संबंध आदि ये संबंध कैसे हैं? ये सामाजिक संबंध हैं। यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से यदि ना मिले, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं ना करें तो वो संभव नहीं है कि वो अच्छे से रह पाएगा। उसी प्रकार से जो दूसरा विशेषता है कि समाज एक अमूर्त धारणा है। दूसरी विशेषता क्या है? समाज एक अमूर्त धारणा है। तो समाज सामाजिक संबंधों का ताना बाना अथवा व्यवस्था है। इसमें जो लाना है इसको ताना कर लीजिएगा। यानी समाज शास्त्र क्या है? तो सामाजिक संबंधों का ताना बाना अथवा व्यवस्था है। ताना बाना अथवा व्यवस्था है। संबंधों का कोई स्वरूप नहीं होता है। यानी संबंधों का कोई स्वरूप नहीं होता है, यानी अलग से ये स्वरूप नहीं होता है। सामाजिक संबंधों को न देखा जा सकता है और ना ही इसे स्पर्श किया जा सकता है। यानी जो हमारे संबंध हैं उसको क्या किया जा सकता है? ना देखा जा सकता है, ना स्पर्श किया जा सकता है। इसलिए कहा गया है कि अमोघ एक धारणा है, अमोघ एक धारणा है। तो ये रही इसकी दूसरी विशेषता। अब तीसरी विशेषता देखते हैं। तीसरी विशेषता है कि समाज में समानता। तीसरी विशेषता क्या है? समाज में समानता। प्रत्येक समाज के सदस्यों में किसी न किसी प्रकार की समानता अवश्य पाई जाती है। यानी कोई भी समाज हो, उस समाज में किसी न किसी प्रकार की समानता जो है अवश्य पाई जाती है। चाहे यह समानता शारीरिक हो अथवा मानसिक, यानी शारीरिक व्यवस्था यानी शारीरिक बनावट वगैरह हो, या फिर मानसिक स्थिति हो, उसका मन हो, विचार हो। लेकिन इस स्थिति में एक सीमा तक इस समानता का होना आवश्यक है। लेकिन स्थिति में एक सीमा तक इस समानता का होना भी आवश्यक है। मनुष्य अपने भिन्न योनियों में नहीं रह सकता। मनुष्य जो है अपने से भिन्न योनियों में नहीं रह सकता, वह अपने ही योनि में रहता है। यानी वो किसी अन्य योनि में, यानी पशुओं के साथ या जानवरों के साथ नहीं रह सकता, पेड़ पौधों के साथ नहीं रह सकता, वो अपने ही योनि में रहता है। इन्हीं समताओं या इन्हीं समताओं के आधार पर मनुष्य मनुष्य से ही मिलता है। इन्हीं समताओं के अनुसार ही क्या होता है? मनुष्य मनुष्य से ही मिलता है। यानी यही समानता है कि मनुष्य मनुष्य से ही मिलता है, जानवर से नहीं, पेड़ पौधों से नहीं, पहाड़ों से, नदियों से नहीं। अब देख लेते हैं अगली विशेषता क्या है कि तो समाजशास्त्र में भिन्नता। अगला क्या है? समाजशास्त्र में भिन्नता। यानी समाज में समानता या समरूपता की तरह भिन्नता का होना भी अति आवश्यक है। यानी समाजशास्त्र में समानता की भांति, समरूपता की भांति भिन्नता का होना भी अति आवश्यक है। यानी शक्ति, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य, धन, संपत्ति आदि में यदि सभी मनुष्य एक समान होते, यानी सभी मनुष्य जो हैं एक समान होते, तो उन्हें पारस्परिक संबंधों की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। तो उनमें क्या रहती? पारस्परिक संबंधों की कोई गुंजाइश नहीं रहती। यानी सभी व्यक्ति यदि बुद्धिमान हो जाएं, सभी व्यक्ति धनवान हो जाएं, शक्तिशाली हो जाएं, तो फिर एक दूसरे की आवश्यकता किसे पड़ेगी? आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो संबंधों
को कौन जानेगा, संबंध कैसे, काहे के संबंध। तो इसी प्रकार से यानी समानता समरूपता की भांति भिन्नता का होना भी आवश्यक है। इसी प्रकार यदि सभी व्यक्ति ही व्यक्ति होते तो जीवन नीरस और उत्साहहीन होता। यानी इसी प्रकार से जैसे कि समाज में एक समाज हो, उस समाज में केवल व्यक्ति ही व्यक्ति हों, स्त्रियां ना हों, तो उनका जीवन कैसा होगा, नारी विहीन, उत्साहहीन, नीरस, मन ही नहीं लगेगा उनका। समाज अपने संबंधों के आधार पर अनेकताओं में भी एकता का निर्माण कर लेता है। यानी समाज क्या करता है, संबंधों के आधार पर यानी संबंध बनाना एक दूसरे से, आप चाचा हैं, आप वो हैं, आप फलाने हैं, आप ढमकाने हैं, इसके आधार पर क्या करता है, वो अनेकताओं में भी एकता का निर्माण कर लेता है। जैसे मुहर्रम में हिंदू मिल गए जाकर के उनमें, मुस्लिमों के मुहर्रम में अच्छे से मनाते हैं त्यौहार, और दुर्गाष्टमी या विजयादशमी में वो भी आते हैं, बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। तो ये क्या है, विभिन्नता में एकता का आधार ही तो है। अतः समानता एवं भिन्नता दोनों ही समाज के लिए आवश्यक हैं। क्या है, समानता और भिन्नता दोनों ही समाज के लिए आवश्यक हैं। अब पांचवी विशेषता देखते हैं, सहयोग एवं संघर्ष। सहयोग एवं संघर्ष। तो समाज के सदस्यों में दो प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। समाज के सदस्यों में दो प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। जैसे पहला है सहयोगपूर्ण संबंध। सहयोगपूर्ण संबंध यानी यह व्यक्ति को एक सूत्र में बांधता है। सहयोग का जो संबंध होता है व्यक्ति को एक सूत्र में बांधता है। दूसरा है संघर्षमय संबंध। यह व्यक्ति को एक दूसरे से पृथक करता है। संघर्ष क्या करता है, एक दूसरे को पृथक करता है। सहयोग के बिना समाज की संकल्पना संभव ही नहीं। यानी एक दूसरे का सहयोग करते हैं, इसके बिना समाज की संकल्पना नहीं की जा सकती। अतः सहयोग ही समाज का आधार है और सहयोग के कारण ही श्रम विभाजन संभव एवं सफल होता है। सहयोग के कारण ही जो श्रम विभाजन है संभव है, यानी कि श्रम विभाजन यानी कार्यों का बंटवारा सफल हो पाता है। कभी कभी सहयोग स्थापित करने के लिए संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। कभी कभी सहयोग स्थापित करने के लिए संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। जैसे परिवार में सहयोग एवं संघर्ष दोनों के दर्शन होते हैं। परिवार में सहयोग और संघर्ष यानी एक दूसरे का साथ भी देते हैं और प्रतिस्पर्धा वाले भी रहते हैं। यानी आप मुसीबत में हैं तो आपका साथ भी देंगे, सहयोग भी देंगे, मगर आप यदि अच्छे हैं, भले हैं, खासे हैं तो फिर आपसे काम भी करवाएंगे, ऐसे ही नहीं खिलाएंगे आपको। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इससे के पहले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं।